जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ज्वालामुखी प्रकार के बारे में। तो विभिन्न आधारों पर हम ज्वालामुखी के प्रकार देख सकते हैं। एक उद्गार की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। उद्गार की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार के ज्वालामुखी हैं। एक है केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, एक दरारी या विदर उद्गार ज्वालामुखी, एक अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, एक पंख ज्वालामुखी। ये चार प्रकार के। ऐसे ही लावा के प्रकृति के आधार पर कि जो लावा निकलती है उसकी क्या प्रकृति है, उसके आधार पर दो प्रकार के हैं। एक तो है अम्लीय लावा, है ना, और दूसरा है क्षारीय लावा। फिर एक और आधार है सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत या फिर शांत ज्वालामुखी। तो ये तीन आधार हैं। पहला, उद्गार की प्रकृति के आधार पर केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, दरारी विदर उद्गार ज्वालामुखी, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी और पंख ज्वालामुखी। ऐसे लावा की प्रकृति के आधार पर अम्लीय लावा ज्वालामुखी, क्षारीय लावा वाला ज्वालामुखी। फिर सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या फिर शांत ज्वालामुखी। तो पहले हम देखते हैं उद्गार की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार के कौन कौन से हैं। तो उसमें से पहला है केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, यानी सेंट्रल पाइप इरप्शन वोल्केनो। फिर दरारी या विदर उद्गार ज्वालामुखी, फिजर इरप्शन वोल्केनो। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनो। फिर पंख ज्वालामुखी, मड वोल्केनो। तो केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, दरारी उद्गार ज्वालामुखी, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, पंख ज्वालामुखी। तो केंद्रीय नलिका, दरारी, अंतरा प्लेट, पंख। 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 ये चार प्रकार के हैं उद्गार की प्रकृति के आधार पर। ज्वालामुखी उद्गारों को आधार बनाकर ज्वालामुखियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, इसका चित्र नीचे बना है, यहाँ देखिए। ये है मैग्मा का चैम्बर, यानी यहाँ पे मैग्मा का चैम्बर बना हुआ है, खूब तप्त मैग्मा यहाँ पर है। फिर एक केंद्रीय नलिका के माध्यम से मैग्मा बाहर आ रहा है। तो ये तो हो गया केंद्रीय नलिका, और ये जो बना हुआ है शेप, ये बन गया ज्वालामुखी शंकु। जैसे जो अम्लीय ज्वालामुखी होता है, अम्लीय जो लावा होता है, अम्लीय लावा उसे कहते हैं जिसमें 63% से ज़्यादा सिलिका की मात्रा होती है, उसे कहते हैं अम्लीय ज्वालामुखी, अम्लीय लावा। और अम्लीय लावा में फेल्ड्सपर और सिलिका की मात्रा दोनों होने के कारण इसे फेल्सिक लावा भी कहा जाता है। और चूंकि सिलिका की मात्रा अधिक है, इस कारण से जो अम्लीय लावा है उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, श्यान लावा होता है। और उसका रंग जो है हल्का होता है, हल्का गुलाबी, हल्का पीला टाइप का होता है। और जब ये श्यान लावा, गाढ़ा लावा अपने छिद्र के, मतलब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अपने छिद्र के आसपास में ही वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होते 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 ऐसे शंकु का निर्माण हो जाता है, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु। और श्यान जो लावा है या अम्लीय लावा है या फेल्सिक लावा है, उसका टेम्परेचर 800 से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और जबकि जो फैलिक लावा है, मैग्नीशियम और आयरन का, यानी कि मैसिफ जो लावा है, उसका टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो सकता है, इसके बीच में या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है वो अम्लीय लावा का परिणाम है। तो मैग्मा चैम्बर ये है, यहाँ से ऐसे बन गया। तो एक केंद्रीय नलिका के माध्यम से जो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, इसे कहते हैं केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी उद्गार, सिंपल सा। और इस चित्र के माध्यम से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी उद्गार होगा अम्लीय
लावा जिसमें पाया जाएगा, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही हैं। इस उद्गार में केंद्रीय नलिका के सहारे मैग्मा लावा के रूप में भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है। तो ये है, आसान सी बात है। इस प्रकार के ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट के अंतर्गत आते हैं, यानी दो प्लेटें जब पास पास आती हैं, और लावा अम्लीय लावा का निर्माण होता है, अभिसारी प्लेट का परिणाम होता है। यानी दो प्लेटें जब मिलती हैं तो उसमें से एक प्लेट का सबडक्शन होता है, वो नीचे जा कर के खूब सारा सिलिका बटोर देती हैं, जिससे जो मैग्मा का निर्माण होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो लावा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होता है तो विस्फोट करके निकलता है। तो केंद्रीय नलिका उद्गार जो ज्वालामुखी है वो अभिसारी प्लेट संचलन का परिणाम होता है, प्लेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें गैस युक्त श्यान लावा उद्गारित होता है। जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। ठोस में टेफ्रा निकलता है, और इसमें भी 4 वर्गीकरण हैं। 2 मिलीमीटर व्यास वाले जो ठोस कणकीय पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी राख। 2 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर के बीच के जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है लैपिली। 64 मिलीमीटर से जो ऊपर के हैं उसे कहा जाता है ब्लॉक और बॉम्ब। ब्लॉक उसे कहते हैं जो ठोस अवस्था में ही निकलते हैं, और बॉम्ब उसे कहते हैं जो शुरुआत में तो अर्ध ठोस अवस्था में रहते हैं, परंतु वायुमंडल के संपर्क में आने के पश्चात वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं। फिर 2 और चीज़ें निकलती हैं, जैसे अलग नामों से जाना जाता है, यहाँ हम देख ही लेते हैं उनको किन नामों से जाना जाता है। 2 और पदार्थ निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है, एक को प्योमिस कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार में कुछ छिद्रित चट्टानी टुकड़े प्राप्त होते हैं। ऐसे छिद्रित टुकड़े जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उनका रंग हल्का तथा घनत्व कम होता है, ये जल में तैर सकते हैं, इन्हें प्योमिस कहा जाता है। और ऐसे छिद्रित चट्टानी टुकड़े जिनमें लोहे तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है, उनका रंग गहरा और घनत्व अधिक होता है, ये जल में डूब जाते हैं, इन्हें स्कोरिया कहा जाता है। तो प्योमिस, स्कोरिया ये। और लावा की बात करें तो लावा में निकलते हैं वही जो ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं जो गल जाते हैं, मैग्मा वो निकलता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं लावा, अम्लीय लावा यानी कि फेल्सिक लावा, और क्षारीय लावा यानी कि मैफिक लावा। तो आगे देखते हैं फिर से। इस प्रकार के यानी केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी जो होते हैं, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें गैस युक्त श्यान लावा उद्गारित होता है, अतः ये अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। इनमें अम्लीय लावा बाहर आता है जो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए ओजोस डेल सेलेडो कोटोपैक्सी। ओडोस डेल सेलेडो जो है वो नज़का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण का परिणाम है। नज़का एक महासागरीय प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी वो एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो नज़का प्लेट जब अमेरिकी प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है, प्रविष्ट करता है, अधोगमन करता है या क्षेपण होता है, तो ये ओजोस डेल सेलेडो ये बनता है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है, और कोटोपैक्सी का पठार भी उसी के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये सब उदाहरण है ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, जो कि केंद्रीय नलिका उद्गार विधि के उदाहरण हैं। विस्फोटकता के अवरोही क्रम के आधार पर, यानी ज़्यादा विस्फोटक, कम विस्फोटक, कम विस्फोटक, सबसे कम विस्फोटक, इस आधार पर केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखियों की निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, देखिए जो केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी है वो अभिसरण का परिणाम होती है,
और इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, रंग हल्का होता है, गाढ़ापन इसमें ज़्यादा होता है। इसे फेल्सिक लावा भी कहा जाता है, जो कि उद्गारित होता है, विस्फोट के साथ होता है और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। ये सारी बातें हैं। विस्फोटकता के आधार पर इसके कुछ वर्गीकरण हैं, जिसमें से एक है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। इनका वर्गीकरण पश्चिमी द्वीप समूह मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीलियन ज्वालामुखी के आधार पर किया गया। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ये ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीलियन ज्वालामुखी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और एक है विसुवियस या प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी। यह विस्फोटकता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। यह ज्वालामुखी इटली में नेपल्स की खाड़ी में है। वर्तमान में इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है, किंतु हाल के वर्षों में इसमें सक्रियता के लक्षण पुनः दिखाई पड़े हैं। इस ज्वालामुखी के विस्फोट का विवरण प्लिनी महोदय द्वारा दिया गया। इस उद्गार में लावा गोभी के फूल की तरह उद्गारित होता है। ऐसे इस प्रकार से। फिर तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। यह विस्फोटकता के तीसरे स्थान पर है। यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। वोल्केनो तुल्य। फिर स्ट्रॉम वैली तुल्य ज्वालामुखी। यह विस्फोटकता के क्रम में चौथे स्थान पर है। यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप में स्थित है तथा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर हवाई तुल्य ज्वालामुखी। केंद्रीय नलिका उद्गार में ये सबसे कम विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। वास्तव में इनका संबंध मेंटल प्लूम से होता है तथा इनसे क्षारीय लावा बाहर आता है। ऐसे ज्वालामुखी अधिकांशतः हवाई द्वीप में पाए जाते हैं, अतः इन्हें हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर है दरारी या विदर ज्वालामुखी। फिजर या इरप्शन वोल्केनो। ये ज्वालामुखी मुख्यतः अपसारी प्लेट किनारों से संबंधित होते हैं। दरारी है ना, तो अपसारी होगा, जिसमें पेरिडोटाइट चट्टानों के आंशिक गलन से दरारों या भ्रंशों के सहारे क्षारीय अथवा बेसाल्टिक लावा भूपृष्ठ पर आता है। इसमें कम गैस वाला अश्यान लावा उद्गारित होता है, अतः इसमें अधिक विस्फोट नहीं होता। यह शांत उद्गार होता है। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में हुआ है। आइसलैंड में भी दरारी उद्गार पाए जाते हैं। फिर है अंतराप्लेट ज्वालामुखी। इंट्राप्लेट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनका संबंध विवर्तनिक प्लेटों के किनारों से न होकर प्लेट के आंतरिक भाग से होता है, उन्हें अंतराप्लेट ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखियों की उत्पत्ति की व्याख्या विवर्तनिक प्लेटों के किनारों के सहारे नहीं की जा सकती है। इसके लिए मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। मेंटल प्लूम शब्द सबसे पहले ट्रूजो विल्सन वही हैं जिन्होंने प्लेट शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मेंटल प्लूम शब्द सबसे पहले ट्रूजो विल्सन द्वारा किया गया, जिसकी विस्तृत व्याख्या मॉर्गन महोदय द्वारा किया गया। कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर पर ऐसे कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जहां रेडियो सक्रिय पदार्थों से निष्कासित ताप ऊर्जा के अधीन बड़ी मात्रा में चट्टानों के खनिज पिघलते हैं। प्राप्त मैग्मा बेलनाकार रूप में ऊपरीमुखी गति करता है तथा स्थलमंडल के आधार से टकराकर मशरूम की आकृति में फैलता है। तप्त मैग्मा का स्थिर क्षेत्र में ऊपरमुखी प्रवाह ही मेंटल या हॉट स्पॉट प्लूम कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह क्रस्ट मेंटल बॉर्डर है, बाउंड्री है, यहाँ से बनता है, निर्माण होता है मैग्मा का। फिर ये बेलनाकार रूप में ऊपरीमुखी गति करते हैं और इस तरीके से शीर्ष बना लेते हैं जो कि मशरूम के आकार का है। तो ये हॉट स्पॉट ज्वालामुखी हो गया, ये विवर्तनिक प्लेट हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये मेंटल प्लूम हो गया।
मेंटल प्लूम के ऊपर से प्लेट का जो भाग मेंटल प्लूम के ऊपर से प्लेट का जो भाग गुजरता है वहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को हॉट स्पॉट ज्वालामुखी कहा जाता है। ये उद्गार केंद्रीय नलिका और दरार दोनों रूपों में हो सकते हैं। जब विवर्तनिक प्लेट किसी एक मेंटल प्लूम के ऊपर से गुजरता है तब ज्वालामुखियों का निर्माण रेखीय प्रतिरूप में होता है। असामान्य दशाओं में एक साथ कई मेंटल प्लूम निर्मित हो सकते हैं तथा इनके ऊपर से गुजरने वाली प्लेट पर ज्वालामुखी समूह में पाए जाते हैं जिन्हें ज्वालामुखी गुच्छा कहा जाता है, वोल्केनो क्लस्टर। मेंटल प्लूम की संकल्पना उन रहस्यों को भी सुलझाने में सक्षम है जिसकी व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी द्वारा नहीं की जा सकती है। प्लेट के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी उद्गार को स्पष्ट करने के साथ ही इसके द्वारा प्लेट की गति की दिशा का निर्धारण भी किया जा सकता है। अतः यह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करने में अत्यधिक महत्व रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब भारत गोंडवाना लैंड से पृथक होकर उत्तर पूर्व की ओर गति करता है तब यह रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा जिससे विदर ज्वालामुखी उद्गार के अधीन बेसाल्टिक लावा के कारण लावा पठार निर्मित हुआ। यहाँ लावा की सीढ़ीदार संरचना दक्कन ट्रैप कहलाती है। दक्कन ट्रैप स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सीढ़ी होता है। दक्कन ट्रैप लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि के कुछ भागों में भी पाया जाता है। बेसाल्टिक लावा में लोहे और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, अतः ये गहरे रंग का होता है। इस लावा के क्षरण से काली मृदा का निर्माण हुआ है जिसे स्थानीय स्तर पर रेगुर कहा जाता है। यह मृदा कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, अतः इसे कपास मृदा भी कहते हैं। यह गीली होने पर चिपचिपी तथा सूखने पर लंबी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, अतः इसे स्वयं को जोतने वाली मृदा कहा जाता है। अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी के निर्माण में भी मेंटल प्लूम की भूमिका स्वीकार की जाती है। उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार भी विदर ज्वालामुखी का परिणाम है। हवाई द्वीप व आइसलैंड में भी मेंटल प्लूम का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। फिर चौथा है पंख ज्वालामुखी, मड वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लावा उद्गार की जगह कीचड़ जैसे पदार्थ उद्गारित होते हैं पंख ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसमें आग्नेय क्रिया के अभाव के कारण विद्वान इसे छद्म या कूट ज्वालामुखी, श्यूडो वोल्केनो कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखियों के से प्राप्त कीचड़ का तापमान 2 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा विभिन्न प्रकार के अम्ल और लवण पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी प्रायः प्लेटों के क्षेपण क्षेत्रों के समीप पाए जाते हैं तथा इनका संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार वाले क्षेत्रों से भी है। ये ज्वालामुखी विश्व के विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं किंतु कैस्पियन सागर और अजरबैजान में इनकी संख्या 400 से भी अधिक है। भारत में अंडमान के बरटांग द्वीप में भी पंख ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। अन्य में प्लेट विवर्तनिकी का महत्व देखा जाए तो संवहन धाराओं, प्लेट विवर्तनिकी का महत्व, संवहन धाराओं के वैकल्पिक स्वरूप, अंतरा प्लेट ज्वालामुखियों की व्याख्या, प्लेटों की गति की दिशा का सब क्या चीज़ें। फिर लावा की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।